हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मद्रास तथा बम्बई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। मद्रास तथा बम्बई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले हम यहाँ पर जो रिकॉर्डर्स कोर्ट काम कर रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मद्रास तथा बम्बई में सन 1726 और सन 1753 के चार्टर के अंतर्गत स्थापित जो मेयर कोर्ट थी वो सन 1778 ईस्वी तक कार्यरत रही। मेयर कोर्ट को फौजदारी के मामलों में क्षेत्राधिकार नहीं था। उनका निर्णय गवर्नर एंड उसकी काउंसिल के द्वारा किया जाता था। मेयर कोर्ट के न्यायाधीश कानून के जानकार भी नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि मेयर कोर्ट जो है कुशलतापूर्वक न्याय प्रशासन नहीं कर पाती थी। इस कारण से इसके द्वारा मेयर कोर्ट द्वारा इंग्लिश विधि एवं प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण भी अनेक कठिनाइयाँ पैदा हुई। सन 1774 में जो चार्टर जारी किया गया था उसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। स्थापना के कुछ वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। यह बात हमने 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा देखा था। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर अनेक प्रतिबंध और उसके क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया। सीमित क्षेत्राधिकार के साथ कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदर्श ढंग से न्याय प्रशासन में योगदान किया तथा यह कलकत्ता के लिए बहुत उपयोगी और सफल साबित हुई। कलकत्ता में इस प्रकार किए गए प्रयोग के उपयोगी और सफल साबित होने पर मद्रास और बम्बई में भी इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन 1797 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी नगरों में रिकॉर्डर कोर्ट की स्थापना के संबंध में ब्रिटिश सम्राट को अधिकार प्रदान किया गया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने 1 फरवरी सन 1798 में मद्रास तथा बम्बई में अभिलेख न्यायालय की स्थापना के संबंध में अभिलेख जारी किया तथा मद्रास और बम्बई में रिकॉर्डर्स कोर्ट की स्थापना की गई। रिकॉर्डर कोर्ट का अगर हम संगठन और क्षेत्राधिकार, इसका गठन और क्षेत्राधिकार देखते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए यहाँ पर मेयर, 3 एल्डरमैन और रिकॉर्डर की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किए जाने का उपबंध किया गया। रिकॉर्डर के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त अधिवक्ता रहा हो। रिकॉर्डर को रिकॉर्डर कोर्ट्स का अध्यक्ष बनाया गया। इसे दीवानी, फौजदारी, सामुद्रिक तथा धार्मिक मामलों में क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया और वे सभी अधिकार, सुविधाएं और क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए जो सन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा लगाए गए निबंधनों के साथ 1774 में स्थापित कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किए गए थे। फौजदारी मामलों में रिकॉर्डर कोर्ट को कोर्ट ऑफ ओयर, टर्मिनल तथा गाउल डिलीवरी के सारे अधिकार प्रदान किए गए। मद्रास तथा बम्बई के रिकॉर्डर कोर्ट को निम्नलिखित व्यक्तियों के मामले में क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। नंबर 1, ब्रिटिश प्रजा पे रिकॉर्डर कोर्ट जो थे बम्बई और मद्रास के, उनको किसके ऊपर जुडिक्शन थी? ब्रिटिश प्रजा पर थी। ब्रिटिश सम्राट की प्रजा
जो मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसी नगरों में निवास कर रहे हों, या उन क्षेत्रों के लोग जिनके भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, उनके ऊपर भी रिकॉर्डर्स कोड को ज्यूरिडिक्शन दिया गया। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों के अंतर्गत अथवा कंपनी के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नौकरी करते थे, उनके ऊपर भी मद्रास और बम्बई के रिकॉर्डर कोड को अधिकारिता प्रदान की गई। रिकॉर्डर कोड जो है एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय था। इसे अपने लिए प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन रिकॉर्डर कोड्स जो थे वो राजस्व संबंधी मामलों में क्षेत्राधिकार इनको प्रदान नहीं किया गया। राजस्व व न्यायिक अधिकारी, गवर्नर और उसकी काउंसिल तथा भारतीयों को रिकॉर्डर कोड के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्रदान की गई। हिंदू तथा मुसलमानों को उत्तराधिकार, विवाह और संविदा से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत विधि के अनुसार शासित होने का अधिकार दिया गया था और उन पर व्यक्तिगत विधि लागू किए जाने के लिए अभिलेख न्यायालय को निर्देश भी दिए गए थे। अभिलेख न्यायालय जो है मद्रास में सन 1802 और बम्बई में सन 1823 तक कार्यरत रही। इसके पश्चात इन दोनों स्थानों पर रिकॉर्डर कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं सबसे पहले मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सन 1800 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके मद्रास में रिकॉर्डर कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में ब्रिटिश सम्राट को अधिकार प्रदान किया गया और सम्राट के द्वारा 26 दिसंबर 1800 में एक लेटर पैटर्न जारी करके मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ 4 सितंबर 1801 को हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। इस पद के लिए 5 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना भी आवश्यक था। मद्रास की सुप्रीम कोर्ट को वही क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए जो सन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा लगाए गए निबंधनों के साथ सन 1774 में स्थापित कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त थे। मद्रास में यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सफल रही और सन 1861 में पारित हाई कोर्ट एक्ट के अनुसार मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना पर्यंत भी ये कार्यरत रही। हमने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देख ली, इसका कंपोजिशन भी देख लिया और इसको क्या ज्यूरिडिक्शन थी वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बम्बई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बम्बई में रिकॉर्डर कोर्ट के स्थान पर दिसंबर सन 1823 में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा एक चार्टर द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बम्बई में सुप्रीम कोर्ट का जो शुभारंभ था 8 मई 1824 को हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। न्यायाधीशों को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाने का उपबंध था, तो इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। साथ ही जिनको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त अधिवक्ता का अनुभव हो, उनको ही नियुक्त किया जाता था। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को भी वही क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा लगाए गए निबंधनों के साथ 1774 में स्थापित कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त थे। लेकिन जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में देखा था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के बीच जिस प्रकार से मतभेद पैदा होते थे, उसी तरीके के मतभेद बम्बई के सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिले। सबसे पहले हम केस पर चर्चा करते हैं मराठा सूबेदार का मामला, जो 1826 का है। इस वाद में पेशवाओं के किले के किसी सूबेदार की संपत्ति को लेकर
कंपनी की सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच सन 1826 में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस सूबेदार ने कंपनी के विरुद्ध उसकी संपत्ति को लौटा दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया। इस मामले पर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की परिषद से मराठों से सन 1818 में हुए युद्ध से संबंधित कुछ रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने की मांग की। गवर्नर ने इस संबंध में महाअधिवक्ता से परामर्श लिया और उसके बाद उक्त रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे गोपनीय दस्तावेज थे। साथ ही महाधिवक्ता का तर्क था कि यदि न्यायालय के आदेश का पालन न करने के आरोप लगाए जाते हैं तो गवर्नर के सेक्रेटरी को बंदी बनाया जा सकता है। तो न्यायालय से बंदी प्रतिकरण रिट के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। यदि न्यायालय रिट जारी करने से इनकार करता है तो सम्राट के समक्ष मामला पेश करने का अवसर आ जाएगा, लेकिन न्यायालय ने सेक्रेटरी को न्यायालय की अवज्ञा के लिए बंदी न बनाते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सरकार के विरुद्ध निर्णय दे दिया और गवर्नर को आदेश दिया कि वह वादी की संपत्ति को तुरंत लौटा दे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर गवर्नर इन काउंसिल ने इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की, जिसने यह निर्णय दिया कि सन 1818 में ब्रिटिश सम्राट तथा मराठों के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस समय घटित युद्ध से संबंधित मामलों में निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था। तो इस मामले में हमने देखा कि न्यायालय ने जो 1824 में स्थापित हुआ था, उसने एक ऐसे मामले को सुना था जो उसकी स्थापना से पहले का था, जिसको लेकर गवर्नर और उसकी काउंसिल तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच में मतभेद पैदा हुआ। इसी तरीके का एक और मामला हम देखते हैं, मोरू रघुनाथ का मामला, जो सन 1828 का है। इस मामले में पूना के एक निवासी पांडुरंग ने अपने 14 वर्षीय एक बच्चे को मोरू रघुनाथ को 1 वर्ष तक अपने पास जबरदस्ती रख लिया और उसके साथ कठोर व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप लड़के के किसी रिश्तेदार ने 25 अगस्त 1828 को बंबई के सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट द्वारा लड़के को उसके आधिपत्य से मुक्त कराने के हेतु याचिका प्रस्तुत की। महाअधिवक्ता के द्वारा अधिकारिता संबंधी आपत्ति उठाई जाने पर भी बंबई के सुप्रीम कोर्ट ने बालक की ओर से उसके संबंधी द्वारा दायर की गई रिट याचिका स्वीकार कर ली। तो यहाँ पर क्या था, महाधिवक्ता ने आपत्ति उठाई थी, उसके बाद भी बंबई के सुप्रीम कोर्ट ने बालक की रिश्तेदार के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको स्वीकार कर लिया। परंतु काउंसिल के प्रोत्साहन पर पांडुरंग ने याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसने बालक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पांडुरंग द्वारा रिट आदेश की पुनः अवहेलना की जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगा दिया। पांडुरंग ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पांडुरंग बराबर अवहेलना करता रहा। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे मिस्टर ग्रांट ने 23 फरवरी 1829 को पांडुरंग की संपत्ति की कुर्की का आदेश निकालते हुए गवर्नर को उसके परिवर्तन की उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। इस निर्देश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के कारण को स्पष्ट करते हुए मामले से संबंधित सभी कागज सरकार के पास अवलोकन हेतु भेजे। परंतु इस आदेश के पूर्व ही सरकार की काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया कि मोरू रघुनाथ वाले प्रकरण में संपूर्ण न्यायिक कार्रवाई टाल दी जाए, क्योंकि प्रतिवादी जो है न्यायालय की अधिकारिता के बाहर पूना में निवास कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट से पांडुरंग के विरुद्ध कुर्की के परिवर्तन संबंधी निर्देश प्राप्त होने पर सरकार के सचिव ने न्यायालय को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई त्यागने हेतु सरकार द्वारा दी गई पूर्व सूचना का स्मरण करवाया। इससे शुद्ध होकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ग्रांट ने 1 अप्रैल 1829 को न्यायालय के संपूर्ण कार्य उस समय तक स्थगित रखे जाने की घोषणा की जब तक कि उसे सरकार से यह आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी की सरकार उसके समस्त निर्णयों को आदर की दृष्टि से देखेगी और उन्हें मान्यता देगी। उस समय
सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीशों की मृत्यु हो जाने के कारण ग्रांट इस न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इंग्लैंड की किंग बेंच के समान अधिकारिता प्राप्त होने के संबंध में, साथ ही प्रेसिडेंसी के अधीन क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त निवासियों पर अधिकारिता होने के संबंध में कलकत्ता तथा मद्रास के सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत 5 अन्य न्यायाधीशों का भी मत प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड के सम्राट से निवेदन किया कि वह बंबई की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से रोके, क्योंकि उनका यह विचार था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इस न्यायालय के कार्यों में कंपनी की कार्यकारिणी सरकार का हस्तक्षेप अनुचित और हानिकारक है। इस संबंध में प्रिवी काउंसिल ने अपना निर्णय देते हुए यह विनिश्चित किया कि उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया रिट आदेश उचित नहीं था, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया था जो बंबई प्रेसिडेंसी सीमा के बाहर निवास कर रहा है, अतः सुप्रीम कोर्ट को उस पर अधिकारिता नहीं थी। इस प्रकार प्रिवी काउंसिल का निर्णय स्पष्टतः सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध था। इन दोनों मामलों का अवलोकन करने और चर्चा करने के बाद हमने ये पाया कि जिस तरीके की समस्या कलकत्ता में थी वैसी ही हमें बंबई में देखने को मिली है। इस वजह से बंबई और कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम आगे चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की जाने वाली विधि। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की तीनों प्रेसिडेंसियों के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाशित विभिन्न विधियों में कॉमन लॉ सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता था। तो तीनों जगह कौन सा विधि यूज होता था? कॉमन लॉ, जो कि इंग्लैंड में सन 1726 के चार्टर्स के पूर्व से ही लागू थी। इसके साथ ही इंग्लिश सांविधिक विधि 1726 तथा धार्मिक एवं सामुद्रिक न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली इंग्लिश विधियों का भी इन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल द्वारा जारी नियम, विनियम तथा हिंदू और मुस्लिमों की व्यक्तिगत विधियों का भी प्रयोग ये न्यायालय अपने न्याय निर्णय हेतु कर सकते थे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज हमने मद्रास और बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले यहाँ पर रिकॉर्डर कोर्ट काम कर रहे थे, उस पर भी हमने आज चर्चा की है। धन्यवाद।